हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बायस बैलेट्स लॉ की। तो देखिए, हम लोगों ने प्रेशर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, जो भी हम लोगों का यूपीएससी या नेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे बायस बैलेट लॉ देखेंगे, जो कि प्रेशर से ही संबंधित है या फिर कह लिए वायुदाब से संबंधित है। तो देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं ये बायस बैलेट वर्ड का मतलब क्या है। तो बायस बैलेट एक्चुअली एक व्यक्ति थे, कह लीजिए एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। मेट्रोलॉजिस्ट की हिंदी हो गई मौसम विज्ञानी। तो जो लोग मौसम वगैरह बताते तो मौसम विज्ञानी थे, और इन्होंने अपना जो ये लॉ है ये 1857 में दिया था। तो ये जो लॉ है या ये जो नियम है ये किस बारे में है? ये है रिलेशन ऑफ विंड डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हमारी वायु होती है और जो हमारा पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज वायुदाब होता है या कह लीजिए क्षैतिज दबाव होता है, उनके बीच में इंटर रिलेशन या संबंध क्या होता है। तो वायु और जो वायुदाब है उनके बीच का संबंध कौन सा लॉ बताता है? बायस बैलेट लॉ बताता है। अब देखिए, ये सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं कि इनके लॉ में कहा क्या गया है। यानी कि ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अभी आप समझ जाएंगे कि इन्होंने अपने लॉ में या अपने नियम में बताया गया है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होती हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब ये कहते हैं, देखिए बायस बैलेट बताते हैं कि मान लीजिए जिस दिशा से हवा बह के आ रही है उस दिशा की तरफ आप पीठ करके खड़े हो जाएं, या फिर कह लीजिए कि हवा की दिशा में आप पीठ करके खड़े हो जाएं। तो जो ध्यान से सुनिएगा, तो जो आपका दायां हाथ है उसके ऊपर होगा आपका हाई प्रेशर, और जो बायां हाथ है उसके ऊपर होगा लो प्रेशर। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, अगर ए पर्सन हु स्टैंड्स फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड, यानी कि जो हवा है उसके विपरीत दिशा में खड़ा होता है, उसकी तरफ मुंह करके नहीं खड़ा होता, यानी कि उसके विपरीत दिशा में अपना मुंह या चेहरा करके खड़ा होता है, तो वो हाई प्रेशर महसूस करेगा अपने दाएं हाथ पे और लो प्रेशर महसूस करेगा अपने बाएं हाथ पे। तो ये बात इन्होंने कही। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये डायरेक्शन हो जाती है एक बार हमारी फिर से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हवा कैसे बह रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है, यानी कि पूर्व से बह के आ रही है और पश्चिम दिशा में बह रही है। अब देखिए, सारा कुछ यहाँ पे समझने के लिए आपको इमेजिन करना है। तो ये ईस्ट है हमारा, यहाँ से बह के आ रही है और वेस्ट की तरफ। तो आप क्या करेंगे कि ईस्ट की तरफ अपनी पीठ कर लेंगे, क्योंकि ईस्ट की तरफ से बह के आ रही है। यही बायस बैलेट ने कहा है। अच्छा, ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है? हम लोग जानते हैं पृथ्वी पे 2 गोलार्ध हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है या उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है? तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की तरफ बह के हवा आ रही थी। आपने क्या किया कि पश्चिम की तरफ अपना चेहरा कर लिया और पूर्व की तरफ अपनी पीठ कर ली, यानी ईस्ट की तरफ अपनी बैक कर दी और पूर्व की तरफ अपना चेहरा कर दिया। तो अब जो है आपका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए, नॉर्थ की तरफ होगा। और बायां हाथ किस दिशा में होगा? साउथ की तरफ होगा। बहुत ही आसानी से आप सोच सकते हैं कि अगर आप पश्चिम की तरफ चेहरा किए हुए हैं तो आपके दाएं हाथ पे उत्तर होगा और बाएं हाथ पे दक्षिण होगा। अब क्या कहते हैं बायस बैलेट कि जिधर आपका दायां हाथ होगा उधर होगा हाई प्रेशर। तो जिधर आपका दायां हाथ है यानी कि इस दिशा में, यहाँ पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर और इस दिशा में आपको मिलेगा लो प्रेशर, यानी कि बाएं हाथ की तरफ मिलेगा लो प्रेशर। देखिए, यही बात कही गई है कि हाई प्रेशर ऑन द राइट हैंड। तो हाई प्रेशर आपका हो गया राइट हैंड पे और लो प्रेशर ऑन द लेफ्ट, तो लो प्रेशर हो गया आपका लेफ्ट हैंड पे। बस यही हो गया आपका बैलेट्स लॉ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें यानी दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई, अब दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें पृथ्वी के, तो ठीक है, मान लीजिए ईस्ट से वेस्ट जैसे हवा बह रही थी वैसे ही बह रही है और आप पूर्व की तरफ पीठ करके खड़े हैं जैसे अभी खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको हाई प्रेशर अपने दाएं हाथ पे महसूस हो रहा था, वहाँ पे महसूस होगा लो प्रेशर, या फिर कह लीजिए आपके दाएं हाथ की तरफ होगा लो प्रेशर। और इधर साइड में क्या होगा, यानी पश्चिम दिशा में क्या होगा, या आपके बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो बस इतना अंतर आ गया, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे हाई हो गया। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में नियम काम करता है ठीक उससे दक्षिणी गोलार्ध में काम करता है। अब देखिए, एक दो कुछ जनरल बातें और समझ लेते हैं। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरी तरह से फ्री होगा, मुक्त होगा, वहाँ पे तो पूरी तरह से सही होगा ये लॉ। लेकिन जो पृथ्वी की सरफेस है या फिर कह लीजिए हमारी अर्थ की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है,
वहाँ पे क्या होता है, घर्षण काम करता है। घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो पहली चीज़ क्या काम करती है हमारी पृथ्वी की सतह के पास में, फ्रिक्शन काम करती है। इसके साथ ही देखिए एक और चीज़ जो हमारी काम करती है वो होती है कि जो हमारी विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मुड़ा करती है। यानी कि जो हाई प्रेशर जोन होते हैं वहाँ से लो प्रेशर जोन की तरफ मुड़ा करती है, जिसको कि लिखा गया है टर्निंग ऑफ द विंड टुवर्ड्स एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र हैं उस दिशा में हवा मुड़ जाती है, और इसके साथ ही जो हमारी पृथ्वी की सतह है और जो हवा है उनके बीच में लगातार फ्रिक्शन या घर्षण होता रहता है। तो इसकी वजह से अभी हम लोगों ने जो देखा था कि अगर आप ईस्ट से हवा आ रही है और वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़े हैं और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे आपका जो होगा राइट हैंड, वहाँ पे आपने उत्तरी गोलार्ध की बात जब करें, यानी कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें और आप वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़े हैं, तो आपके दाएँ हाथ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ये हम लोगों ने देखा था 90 डिग्री के एंगल पे। लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? दो कारणों से। एक तो फ्रिक्शन, और दूसरा जो हवा बह के जो हवा लो प्रेशर की तरफ मुड़ रही है, या फिर कह लीजिए जो हमारी विंड है वो जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मुड़ रही है, उसकी वजह से जो एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा देखिए एक आखिरी पॉइंट इसमें कि जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन होते हैं यानी कि विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो कोरियालिस इफ़ेक्ट होता है, कोरियालिस बल जो काम करता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है, कोरियालिस बल को आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो बहुत वीक होता है। यानी कि कोरियालिस बल बहुत ज़्यादा वीक होता है कहाँ पे, हमारे जो इक्वेटोरियल रीजन है या फिर जो विषुवतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो इसी कारण से ये जो नियम है, बायस बेलेट का नियम जो है, ये इक्वेटोरियल रीजन में काम नहीं करता है। वो लोग खासकर ध्यान रखें जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं कि बायस बेलेट लॉ इक्वेटोरियल रीजन में काम नहीं करेगा। और क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द कोरियालिस इफेक्ट, यानी कोरियालिस बल की कह लीजिए कमी के कारण, या फिर वीकनेस की जो भी हिंदी होती है, कोरियालिस बल की वीकनेस के कारण। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद हमारा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। वो है सीजनल मेरिडोनियल प्रोफाइल ऑफ सी लेवल प्रेशर। हिंदी में हो गया सागर तलीय वायुदाब में मौसमी यामियोत्तरीय प्रोफाइल। तो देखिए इसको यहाँ पे मेरा समझाने का बस एक ही उद्देश्य है कि जब भी आप मान लीजिए इस तरह के किसी प्रेशर से संबंधित किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो इस फिगर को आप बना के आ सकें। जब आप फिगर बना देते हैं तो एक तो एग्ज़ामिनर थोड़ा सा खुश हो जाता है कि हाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा है, और साथ में चीज़ों को समझाने में आपको, यानी कि चीज़ों को आप जो एग्ज़ामिनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको ईजी हो जाता है, आसानी से समझा पाते हैं। तो इसलिए ये मैंने आपको फिगर समझाने के लिए किया है। तो देखिए ये एक बात और बता रहा हूँ कि DS लाल जी की जो बुक है वहाँ से ये फिगर मैंने लिया हुआ है। तो अगर आपको ये फिगर एक्यूरेट चाहिए है, यानी कि जो आप एग्ज़ाम में बना के आ सकें, तो आप DS लाल जी की बुक को देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं फिगर बनाता हूँ आप समझ सकते हैं कि मैं उतना सही नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे खुद ड्रा करना पड़ता है, तो उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता है। तो आप DS लाल जी की बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ से इस फिगर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस फिगर की जो मेन बातें हैं उनको समझ लेते हैं। अब देखिए पहले तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा वाली स्थिति, यानी कि ये अक्षांशों को दिखा रहा है। तो 0 डिग्री से और 60 डिग्री तक के अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध के इस दिशा में दिखाए गए हैं, और 0 डिग्री से 60 डिग्री तक के अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के इस दिशा में दिखाए गए हैं। चलिए एक बार क्लियर कर देता हूँ। 0 डिग्री से 60 डिग्री के साउथ के अक्षांश, यानी कि हमारा देखिए दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश हैं 0 से 60 वो इस दिशा में ये दिखाए गए हैं, और 0 से 60 जो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है वो इस दिशा में दिखाए गए हैं। अच्छा ये जो वर्टिकल लाइन है ये प्रेशर को बता रही है, यानी कि ये प्रेशर को बता रही है। अब देखिए आपको 2 लाइंस यहाँ पे और दिख रही हैं, एक ब्लू, तो ब्लू लाइन आपकी जुलाई महीने को बता रही है, और जो रेड लाइन है ये आपके जनवरी महीने को बता रही है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए हम लोग देखने वाले क्या हैं, यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जुलाई और जनवरी में जो प्रेशर होता है उसमें किस तरह से चेंज आता है, तो उसको हम लोग ये लाइन्स के द्वारा देख रहे हैं। तो चलिए पहले जुलाई समझ लेते हैं, और जुलाई में उत्तरी गोलार्ध की स्थिति को समझ लेते हैं।
अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, कहाँ 990 और कहाँ 225 तक का प्रेशर हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर हम जब जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो अच्छा, ये लाइन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इससे आप क्या समझेंगे कि यानी कि प्रेशर जो है सतह पे बढ़ रहा है। और जब ये लाइन नीचे की तरफ आएगी तो आप क्या समझेंगे कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेशर कम है। जैसे कि मान लीजिए ये 20 डिग्री वाले प्लेस को हम यहाँ पे मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, और 40 डिग्री वाले प्लेस को यहाँ पे मिलाते हैं और यहाँ पे जो प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है 20 डिग्री अक्षांश पे प्रेशर कम है और 40 डिग्री अक्षांश पे प्रेशर ज़्यादा है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चलिए एक बार और इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये 40 डिग्री वाले अक्षांश से ये प्लेस जुड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है प्रेशर ज़्यादा है। और 20 डिग्री वाले अक्षांश से ये प्लेस जुड़ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कम है। और ये किस महीने की बात हो रही है? हम लोग जुलाई वाली लाइन देख रहे हैं, तो जुलाई की बात हो रही है। अगर इसी को जनवरी की लाइन से जोड़ दें तो बात होने लगेगी जनवरी में। तो अब देखिए आगे की बात समझते हैं। तो जुलाई महीने में पहले देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है। जो 60 डिग्री के आसपास है वहाँ पे आपको प्रेशर कम मिल रहा है। लगभग 30-40 डिग्री के आसपास आप देख रहे हैं जुलाई के महीने में प्रेशर अधिक है। और फिर से ये जो वाला जो आपका रीजन है, यहाँ पे आते आते प्रेशर कम होने लगता है और इक्वेटोरियल रीजन के पास प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि जुलाई के महीने में जो आपके 60 डिग्री के आसपास के अक्षांश हैं वहाँ पे लो प्रेशर मिल रहा है। जो 30-40 डिग्री के पास के अक्षांश हैं वहाँ पे हाई प्रेशर मिल रहा है। और फिर से ये जो 0-10 वगैरह के पास के अक्षांश है वहाँ पे आपको लो प्रेशर मिल रहा है। अब देखिए जुलाई का महीना है, तो जाहिर सी बात है जुलाई में उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ये उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश हैं। जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मियों का मौसम होता है। तो जब गर्मियों का मौसम है तो जाहिर सी बात है जब गर्मी ज़्यादा है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यानी कि लो प्रेशर के क्षेत्र आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लो प्रेशर काफ़ी है और हाई प्रेशर का क्षेत्र कम मिलेगा। इसके साथ ही अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग जनवरी के लिए देखते हैं। अब देखिए जनवरी में कैसे चीज़ें उलट गई। उसी प्लेस पे यानी कि 60 डिग्री वाले अक्षांश पे जनवरी में क्या हुआ, जुलाई में देखिए 1010 के आसपास प्रेशर था और जनवरी में कहाँ पहुँचा जाके 1015 के आसपास, यानी कि प्रेशर बढ़ गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि फिगर को आप लोग कंफर्म करेंगे जो DS लाल जी की बुक है उससे, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। तो कहाँ, तो जुलाई के महीने में आपका जो 60 डिग्री अक्षांश है उस पर 1010 प्रेशर था और वही जनवरी के महीने में हो गया 1015। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 30-40 डिग्री के आसपास यहाँ पर जो प्रेशर आपको मिल रहा था 1010 से 1015 के बीच में, वो 1020 के आसपास पहुँच गया जाके, यानी कि जुलाई से जनवरी में यहाँ पर भी प्रेशर जो है वो बढ़ गया, यानी कि हाई प्रेशर हो गया। अब देखिए ये क्यों हो रहा है, बहुत ही आसान सी बात है और बहुत ही आप आसानी से समझ भी जाएंगे कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि हम लोगों के यहाँ क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये अगर जनवरी वाली लाइन ऊपर को है तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये लाइन तो ऊपर होगी ही, यानी कि प्रेशर तो हाई होगा ही क्योंकि जनवरी का मंथ चल रहा है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध को आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक इसका उल्टा होगा। देखिए जुलाई में ये लाइन जहाँ पे नीचे है, अब वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में ये लाइन ऊपर है। यानी कि जुलाई में जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, जब मैं हमारे यहाँ कहता हूँ तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो जुलाई में जब उत्तरी गोलार्ध में देखिए 30-40 डिग्री पे आपको लो प्रेशर मिल रहा है, तो ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई में आपको क्या मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है। यानी कि यहाँ से इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा है, 30-40 डिग्री अक्षांश पे ही देख लीजिए। तो इस तरह से ये जो लाइंस होती हैं इस चीज़ को बताती है। अच्छा, इसी चीज़ को इधर भी आप देख सकते हैं। देखिए जनवरी के महीने में हमारे यहाँ जहाँ पे हाई प्रेशर ये दिख रहा है, ठीक वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में उतना ज़्यादा हाई प्रेशर हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाई प्रेशर तो है लेकिन उतना ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनवरी में वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है, या फिर कह लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में समर का मौसम आ जाता है आपके जनवरी के महीने में। और हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर। तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए एक तो जो शीत गोलार्ध होते हैं, शीत गोलार्ध मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा कि वायुदाब की जो प्रवणता है वो बढ़ जाती है। तो वायुदाब प्रवणता बढ़ जाने का मतलब है
कि प्रेशर में बहुत तेज़ी से चेंज आता है, यानी कि जो हमारे शीतल वाले अक्षांश हैं वहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। अब जाहिर सी बात है, कहीं पे प्रेशर तेज़ी से चेंज होगा तो हवाओं की गति ज़्यादा होगी। अब इसको मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ तो यहाँ पर रिवाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन फैक्ट यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि शीत गोलार्ध में या फिर जो हमारे ठंडे वाले गोलार्ध होते हैं वहाँ पर जो वायुदाब प्रवणता है या फिर कह लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, यानी कि प्रेशर जो चेंज होता है थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत तेज़ी से प्रेशर चेंज होता चला जाता है। अब देखिए दूसरा फैक्ट क्या है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, इन दोनों में अगर हम जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट होती है या फिर कह लीजिए कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो होती है, तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी अगर हम उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में कंपेयर करें तो उत्तरी अक्षांश में सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट पे जितना प्रेशर रहता है उससे बहुत कम प्रेशर दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। आप लाइन देख सकते हैं कि ये लाइन कितना नीचे आ गई है, कितना ज़्यादा नीचे ये लाइन आ गई है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है या जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है उसके अंदर प्रेशर काफ़ी नीचा रहता है कंपेयर टू उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए इसका रीज़न तो बहुत ही सिंपल सा है, सीधा साधा रीज़न है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि समुद्र ही समुद्र है जहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, लैंड वगैरह नहीं है, तो इसी वजह से वहाँ पे जो वायुदाब है वो ज़्यादा नीचा रहता है, या फिर कह लीजिए सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट में जो वायुदाब होता है वो ज़्यादा कम मिलता है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा।